आज की जो सच्ची घटना है बड़ी हैरान कर देने वाली है। जब मैंने इसको पढ़ा तो मैं भी बहुत देर इसको देखकर सोचता रहा कि एक व्यक्ति है, एक पति है जिसकी सुपारी उसकी पत्नी किसी को देती है उसको मारने के लिए। और अब उसको पता चल जाता है कि उसी की पत्नी ने उसकी सुपारी दी है और वो उसी घर में एक ही छत के नीचे उसी पत्नी के साथ रह रहा है। और उसको हर पल दिन और रात यही खतरा रहता है कि जो पत्नी उसकी सुपारी बाहर किसी को दे सकती है, अगर मौका मिला तो वो उसको सोते हुए को या बाथरूम में या किचन में या खाना खाते वक्त किसी भी वक्त उस पर हमला कर सकती है और उसको मार सकती है। और वो इसलिए बड़ा परेशान रहता है। और उसके बाद फिर वो इसकी शिकायत पुलिस में करता है और उसके बाद कोर्ट जाता है। और जहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर है उसको सलाह देते हैं कि इसके लिए तुम्हें खुद को मारना पड़ेगा। और वो कैसे खुद को मारता है और अपने आप को कब्र के अंदर दफनाता है। और सारे सबूत इकट्ठे होते हैं और केस कोर्ट के अंदर जाता है और कोर्ट में उसको 20 साल की सज़ा उसकी पत्नी को दी जाती है। जो कत्ल हुआ ही नहीं, जो हत्या हुई ही नहीं, उसके लिए उसको 20 साल की सज़ा दी जाती है। और ये सारी जानकारी कोर्ट को पहले से थी। तो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी है अमेरिका से। वहाँ पर एक जगह है हाउस्टन और हाउस्टन में एक जगह है टेक्सास। यहाँ पे एक रेमन सोसा नाम का व्यक्ति रहता था जो पेशे से बॉक्सर था। और उसको 3 बच्चे थे और पत्नी थी और करीब 50 साल की उनकी उम्र थी। अब बॉक्सिंग में इतना खास वो कुछ कर नहीं पाए थे। अब क्योंकि 50 साल की उम्र हो गई, पत्नी से कुछ विवाद हुआ और उनका पत्नी के साथ डिवोर्स हो जाता है। उसके बाद वो अकेले रहते हैं। अब क्योंकि बच्चे जो हैं बड़े हो चुके थे और सब अपने अपने खाने कमाने लगते हैं और वो अपनी ज़िंदगी को अकेले काट रहे होते हैं। एक दिन वो एक नाइट क्लब में जाते हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकात एक मारिया नाम की महिला से होती है जो मैक्सिको की रहने वाली थी और अमेरिका में कुछ दिन के लिए आई थी। और वहाँ पर वो एक जिम के अंदर ट्रेनर की जॉब कर रही थी। अब क्योंकि जो रेमन सोसा थे ये खुद बॉक्सर थे और जो ये महिला थी मारिया, ये जिम ट्रेनर थी, तो काम काफ़ी हद तक एक दूसरे का मिलता जुलता था। दोनों के अंदर बातचीत शुरू हो जाती है, दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं और इनकी मुलाकात होती है 2007 में। और एक दूसरे को समझने के लिए ये करीब 3 साल का समय लेते हैं। मिलते जुलते हैं, खाते पीते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। और जब 3 साल एक दूसरे को खूब अच्छी तरह समझ लेते हैं, 2010 में ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद मारिया और रेमन दोनों पैसे इकट्ठे कर एक जिम खोलते हैं। और अब क्योंकि मारिया पहले से ट्रेनर थी तो उसको किसी ट्रेनर की ज़रूरत नहीं थी। और उसी जिम के अंदर जो रेमन सोसा थे ये बॉक्सिंग लोगों को सिखाने लगते हैं। जिम अच्छा खासा चलता है और ज़िंदगी इनकी बहुत बढ़िया कटती है। 2010 में इनकी शादी होती है, मुलाकात तो 2007 से थी। तो करीब 4-5 साल इनके बहुत अच्छे और शादी के कटते हैं। लेकिन 2015 में आकर इनमें कहीं मनमुटाव शुरू हो जाता है और वही लड़ाई झगड़े जो पति पत्नी में होते हैं। और इसी बीच जो मारिया होती है ये रेमन सोसा से डिवोर्स मांगती है। और डिवोर्स का नाम सुनकर रेमन सोसा बड़े परेशान होते हैं और बड़े हैरान होते हैं। उनको लगता है कि इतनी बड़ी लड़ाई झगड़े हमारे अंदर मनमुटाव हुआ नहीं है जो डिवोर्स तक बात जाए। छोटी मोटी चीज़ें तो हर पति पत्नी में हर घर के अंदर होती ही हैं। तो उनको इस चीज़ का यकीन एक तरीके से नहीं आता और वो सोचते हैं कि अभी शायद इनको गुस्सा आ रहा है और हो सकता है 1-2 दिन में इनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और ये बात कहीं ना कहीं दब जाएगी और ये डिवोर्स का मैटर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा था नहीं। इसी बीच उनका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है मुंडो। वो उनसे मिलने आता है, जो उनका बहुत पुराना बचपन का दोस्त था क्योंकि वो भी बॉक्सर था और बॉक्सिंग में ही इन दोनों की मुलाकात हुई थी। लेकिन अब काफ़ी दिनों से इन दोनों की मुलाकात, काफ़ी सालों से इन दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से जब रोमन सोसा के पास ये मुंडो नाम का उनका फ्रेंड आता है तो उनको बड़ी हैरानी होती है। और वो जब भी कोई पुराना दोस्त मिलता है तो आपस में यही बात करते हैं और कहाँ थे और कैसे आज इतने सालों के बाद मेरी याद आ गई। अब दोनों की बात होती है। मुंडो एक लाइन ऐसी बोलता है रोमन सोसा को कि रोमन सोसा बड़े हैरान हो जाते हैं और उसके चेहरे को देखते रहते हैं। दरअसल मुंडो रोमन सोसा को ये बताता है कि तुम थोड़ा होशियार रहो, तुम्हारी जान को खतरा है।
और जो तुम्हारी पत्नी है मारिया, उसने मुझे $2000 में तुम्हारी सुपारी दी है कि मुझे तुम्हारी हत्या करनी है। और उसको ये नहीं पता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, क्योंकि हमारी मुलाकात काफ़ी दिनों से हुई नहीं है। और जैसे ही उसने तुम्हारा नाम लिया, मुझे एकदम तुम्हारी याद आई, और उसके बाद फिर उसने तुम्हारी फ़ोटो दिखाई और मैं तुम्हें पहचान गया। और 2000 डॉलर की सुपारी मिल चुकी है, और अब मुझे तुम्हारी हत्या करनी है। अब ये सुनकर पहले उसको लगता है कि शायद ये मजाक कर रहा है, लेकिन जब रोमन सोसा अपने दोस्त मुल्कों की आंखों में आंखें डालकर देखता है तो उसको ये यकीन हो जाता है कि शायद ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। और वो बड़ा उदास, एकदम उसका मन एक तरीके से मर जाता है, और उसको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी खुद की पत्नी जिसके साथ हम 3 साल डेट करी है, और उसके 5 साल शादी को हो चुके हैं, 8 साल करीब हम हमारे एक दूसरे को हो चुके हैं एक साथ में, और कोई इतना बड़ा वाद विवाद भी हमारे बीच में नहीं है। पहले उसने मुझसे डिवोर्स मांगी थी, लेकिन क्या वो मेरी हत्या करा देगी? और वो बड़ी कसम में वहाँ वहीं के वहीं बैठे हुए ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं। और उसके बाद उसके दिमाग में ये बात आती है, क्यों ना मैं अपनी बीवी का जाके चेहरा देखूं, और उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि उसके चेहरे पर क्या है और उसके दिल में क्या है। ये सोचते हुए रेमन सोसा अपने घर जाते हैं। अब 2 मंजिल का उनका अपना फ्लैट था, अपना घर था, जिसमें जो ग्राउंड फ्लोर था उस पर रोमन सोसा रहते थे, और फर्स्ट पर उनकी पत्नी मारिया रहती थी। अब रोमन सोसा फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं, मारिया को हाय बोलते हैं और उससे बातचीत करनी शुरू करते हैं। अब क्योंकि उनको जो बातचीत करनी थी वो तो थी ही, लेकिन उनको जो रोमन सोसा है वो मारिया को चेहरे को पढ़ रहे थे। वो देखना चाहते हैं कि उसके चेहरे पर क्या इंप्रेशन है, और उसके अंदर एक कातिल छुपा हुआ है जो मेरी सुपारी दे चुका है, और उसका किस तरीके से मेरे सवालों के जवाब वो देती है। और उसकी बॉडी लैंग्वेज को और उसकी लैंग्वेज को जब वो पढ़ते हैं तो वो समझ जाते हैं कि मेरा दोस्त मुझको बिल्कुल ठीक कह रहा था। और अब वो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं, अब क्योंकि रहना भी उसके साथ ही है, और उनको ये लगता है कि जिसने मेरी सुपारी बाहर किसी सुपारी किलर को दे रखी है, अगर उसको मौका मिला तो शायद वो खुद ही मुझे सोते टाइम या खाना खाते टाइम या बाथरूम में कहीं पर भी मुझ पर हमला कर सकती है, या कहीं पर भी बिजली का करंट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, खाने में कुछ मिला के दे दे। अब यहाँ पर रोमन सोसाइटी एक तरीके से जीते जी मर जाते हैं। उनको अपनी जान भी बचानी है और सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब ये सारी चीज़ें वो सोचते हैं कैसे होता है, क्या करें। उसके बाद वो अपने दोस्त मुंडका से मिलते हैं और जाकर कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरी पत्नी से कहो कि तुम्हें हिटमैन मिल गया है, सुपारी किलर मिल गया है, और वो $2000 में मेरा मर्डर करने के लिए राजी है, और उसको तुम ये नंबर देना और वो इससे बात कर लेगी। अब जो दोस्त होता है मुंडका, वो मारिया को फ़ोन करता है और वो बताता है कि मुझे सुपारी किलर मिल चुका है, और वो उसका नंबर उसको दे देता है। अब मारिया उस पर चैट करती है, मैसेज भेजती है, और मैसेज का जवाब इधर से दिया जाता है कि ठीक है, हम उसकी हत्या कर देंगे। दरअसल जो नंबर दिया गया था वो रेमन सोसा का ही था। तो एक तरीके से जो मारिया है पत्नी, वो अपने पति से ही ये सोचकर चैट कर रही है कि दूसरी तरफ सुपारी किलर से मैं बात कर रही हूँ, और इधर जो रेमन सोसा है वो उसको जवाब बिल्कुल सुपारी किलर की तरह ही दे रहा है कि वो किस टाइम निकलते हैं, किस टाइम आते हैं, कैसे मारना है। तो वो उधर से ये जवाब देती है कि जो भी काम करना है आपको बड़े ध्यान से करना है, और कोई भी ऐसा सबूत नहीं रहना चाहिए कि कल को पुलिस हमारे पास आए और हम जेल जाएं। अब सारी बातें जब रोमन सोजा खुद अपने मोबाइल से करता है तो अब उसको किसी शक की कोई गुंजाइश रही नहीं थी, और एक तरीके से अब बिल्कुल 100% उसको क्लियर हो जाता है कि उसकी पत्नी ही उसकी जान की दुश्मन है। अब वो ये सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं और वो सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ पर जाकर पुलिस को बताते हैं कि मेरी पत्नी मेरी हत्या करनी चाहती है, और उसने मेरे ही दोस्त को मेरी सुपारी $2000 में दी है, और ये सारी मैसेज और चैटिंग मेरे पास उनकी है, और पुलिस ऑफिसर को दिखाते हैं। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर सारी डिटेल देखने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि देखो सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन क्योंकि अभी कोई क्राइम हुआ नहीं है, अभी क्राइम की सिर्फ प्लानिंग चल रही है,
और ऐसा नहीं है कि प्लानिंग पर सज़ा नहीं होगी, प्लानिंग पर भी सज़ा होगी इतने सबूत पर, लेकिन वो सज़ा कोई ज़्यादा दिन की नहीं होगी और वो कुछ ही दिनों में छूट कर आ जाएगी और उसके बाद वो खुद एक घायल शेरनी की तरह तुम पर फिर हमला करेगी और उस वक्त तो शायद तुम्हें पता भी ना हो। तो अब यहाँ पर रेमन सोसा और परेशान होते हैं फिर क्या, और वो उनसे पुलिस ऑफिसर से मशवरा मांगते हैं कि फिर मुझे क्या करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि जो अमेरिका की एफबीआई पुलिस है, जैसे हमारे यहाँ सीबीआई और सीआईडी होती है, तो कहते हैं कि आपको एफबीआई से मिलना चाहिए और वो उनको एफबीआई के एक ऑफिसर से मिलाते हैं। एफबीआई ऑफिसर ये सारी चीज़ें सुनते हैं और वो खुद भी हैरान और परेशान होते हैं कि बड़ा अजीब मामला है और कि बिल्कुल एक तरीके से हत्या तैयार है होने के लिए, कभी भी हत्या हो सकती है और महिला इतनी खतरनाक है और उसको सज़ा अगर हमने एक तरीके से कम सज़ा हुई तो और भी ज़्यादा खतरा होगा और अगर उसको उस पर एक्शन ना ले तो एक आदमी की जान चली जाएगी, क्योंकि अगर इसके दोस्त मुंडका ने उस पर हमला नहीं किया, उसको नहीं मारा, तो जाहिर सी बात है किसी और को भी सुपारी दे सकती है। तो अब यहाँ पर एक अजीब कशमकश जो एफबीआई का ऑफिसर है वो और जो पुलिस ऑफिसर है वो और जो रेमन सोसा है, ये अब तीनों परेशान है और साथ में मुंडका उनका दोस्त, तीनों चारों परेशान है कि क्या करा जाए। अब इसी बीच जो एफबीआई के ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, अगर इसका कुछ आगे करना है हमें, इसको अब पीछे भी नहीं हट सकते, इसको ऐसा छोड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि सबूत बिल्कुल सामने है, तो इसके लिए तुम्हें अपने मरने का नाटक करना होगा। अब ये सुनकर रेमन सोसा की समझ में कुछ नहीं आता, वो कहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो। तो वो कहते हैं कि ठीक है, जिस तरीके से सुपारी दी गई है वो सुपारी पूरी तरीके से पहले ली जाए और उसके बाद फिर तुम्हें अपनी मौत का नाटक करो और फिर तुम्हें इसी तरीके से कब्र के अंदर, एक ज़मीन के अंदर तुम्हें दफनाया जाएगा और उसके फ़ोटोग्राफ लिए जाएंगे और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई उस पर होगी। अब इसके लिए रेमन सोसा तैयार हो जाते हैं और जो एफबीआई ऑफिसर थे वो अपनी जो फाइलें हैं जिनमें गोली मार के हत्या हुई हैं, चाकू से हुई हैं, जहर देने से हुई हैं, वो एक तरीके से स्टडी करते हैं, सारी फाइलों को पढ़ते हैं कि ऐसे किस तरीके की मौत दिखाई जाए रेमन सोसा की पत्नी मारिया को। और उसके अंदर जब उनका कुछ समझ में नहीं आता फिर वो यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च करते हैं और देखते हैं कि गोली लगने का निशान कैसे होता है और बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है, कहाँ से ब्लड निकलता है और कितना उनका रंग नीला पड़ता है और किस तरीके से चेहरा बदलता है, कहाँ पर गोली मारी जाए। ये सारी चीज़ें वो स्टडी करते हैं और उसके बाद रेमन सोसा को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई ठीक है, कल को अब आपको मरना है। उसके लिए पहले से ही ज़मीन में गड्ढा खुदवाया जाता है और मैं कोशिश करूँगा वो आपको तस्वीरें दिखाने की। उस गड्ढे के अंदर फिर रेमन सोसा को उतारा जाता है और उनके चेहरे पर कनपट्टी पर बिल्कुल गोली का मार्क बनाया जाता है, नकली, जिस तरीके से सचमुच गोली लगी हुई हो। और उसके बाद उन सारे उनके कपड़े उतार कर उस कब्र के अंदर लिटाया जाता है और वहाँ पर उनकी अलग अलग एंगल से, ऊपर से, साइड से, अलग अलग तरीके से उनकी तस्वीरें ली जाती हैं और वो तस्वीरें लेने के बाद फिर उनको उस गड्ढे से निकाला जाता है। अब वो सारी तस्वीरें पुलिस ऑफिसर के पास थी। अब यहाँ पर जो मुंडका ने मारिया को बताया था कि मुझे हिटमैन मिल गया और उसने टैक्स करके सारी बातें हो भी चुकी थी, तो दरअसल टैक्स से जो बात हुई थी वो हुई थी रोमन सेसा की, लेकिन जो हिटमैन बताया गया था, सुपारी किलर बताया गया था, वो एक खुद अंडर कवर एजेंट बनता है एफबीआई का पुलिस ऑफिसर और वो सारी तस्वीर लेकर मारिया के घर पर जाता है और जाने के बाद वो दिखाता है कि देखो हमने तुम्हारे पति की हत्या कर दी है और ये उसकी तस्वीरें हैं और हमने उसके सर में गोली मारकर ज़मीन के अंदर दबा दिया है। और उसके जो कपड़े होते हैं वो दिखाता है, क्योंकि वो यही कारण बताता है कि लाश एक बार को सड़ जाती है, गल जाती है, लेकिन कपड़े ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। कल को अगर वो लाश किसी का हाथ लग भी गई, कोई कंस्ट्रक्शन का और कोई खुदाई का काम अगर वहाँ पर होता भी है, तो भी कपड़ों से कई बार पहचान हो जाती है। तो इसीलिए हमने उसके कपड़े उतार दिए हैं और ये रहे इसके कपड़े और ये रहे उसकी तस्वीरें। अब जैसे ही वो तस्वीरें देखती है और बड़े ध्यान से तस्वीरें देखती है, क्योंकि वो भी एक पढ़ी लिखी लेडी थी, और उसके बाद वो खुशी से बहुत तेज़ हंसती है और हंसने के बाद खुशी खुशी अपने घर अंदर जाती है और वहाँ से $3000 लाकर उस सुपारी किलर यानी कि उस पुलिस अंडर कवर एजेंट पुलिस ऑफिसर को देती है और कहती है कि 2000 तो ये वो है जो हमारा सौदा हुआ था, जो डील हुई थी, और $1000 मैं तुम्हें इनाम में दे रही हूँ।
कि तुमने इतने अच्छे तरीके से और इतनी जल्दी इस काम को ख़त्म कर दिया। अब खैर तस्वीरें उसी को देकर वहाँ से सुपारी किलर और पुलिस ऑफिसर वहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ पर जो मारिया थी उसके लिए एक जश्न का माहौल था, क्योंकि अब पूरा जिम भी उसी का था और जो उसका कांटा था, जो उसका पति था, उसके रास्ते से पूरी तरह से हट चुका था। अब सुबह को जिम जाती है और वहाँ पर अपना वही जो उसका ट्रेनिंग का काम था, जो पर्सनल ट्रेनिंग वो देती थी, वो देनी शुरू करती है। और इसी बीच वहाँ पर जो FBI पुलिस ऑफिसर है जिम के अंदर पहुँचते हैं और वहाँ पर जाकर मारिया से रोमन सोसा के बारे में पूछते हैं। और वो बड़े आराम से बताती है कि वो 24 घंटे से घर पर आए नहीं है, शायद कहीं पर गए हुए हैं। अब पुलिस कहती है कि ठीक है, हमें तुमसे कुछ पूछताछ करनी है, तुम्हें पुलिस स्टेशन आना होगा। और मारिया को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहाँ पर जाकर फिर उसको सारी चीज़ें वो दिखाई जाती हैं। दरअसल जिस वक्त वो पुलिस ऑफिसर वहाँ पर सुपारी किलर बनकर उसके घर रोमन सोसा की तस्वीर दिखाने के लिए गया था, उस वक्त वो कोई हिडन कैमरा लगा कर गया था अपने पास, और वो पूरी रिकॉर्डिंग उसके हंसते हुए और उसको इनाम देते हुए और उन फ़ोटोओं को बड़े ध्यान से देखते हुए वो पूरी रिकॉर्डिंग जो FBI के पास थे। उसके बाद मारिया को गिरफ़्तार किया जाता है और कोर्ट के अंदर ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि किस तरीके से उसने अपने पति के ही दोस्त को उसकी सुपारी दी। और अभी हत्या हुई नहीं है, लेकिन हत्या नहीं हुई भी इसी तरीके से जैसे हत्या हो चुकी हो, क्योंकि अगर वो उसका दोस्त ना होता तो शायद जो रेमन सेसा है इस दुनिया में ना होते। अब कोर्ट को ये पता है कि हत्या नहीं हुई है, लेकिन सबूत सारे हैं और कई साल ये केस कोर्ट के अंदर चलता है, और जिसके फैसले का सभी को इंतज़ार था, क्योंकि एक ऐसा केस चल रहा है जो हत्या हुई भी नहीं है और मर्डर का केस एक महिला पर चल रहा है, महिला जेल के अंदर है और जज को सारी बात का पता भी है। जिसका कत्ल करना था वो भी अदालत के अंदर खड़ा है, और जिसने सुपारी दी है वो भी अदालत के अंदर है, और जिसने सुपारी ली है वो भी अदालत के अंदर है। और एक ऐसा केस चल रहा है जिसमें लाश ही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी सारी चीज़ अदालत जानते हुए और सारे सबूतों को नज़र रखते हुए मारिया को 20 साल की सज़ा सुनाती है। और यहाँ पर बड़ी हैरानी की बात थी कि जो कत्ल हुआ ही नहीं था उसके लिए 20 साल की सज़ा, और सारी बातें अदालत को पता है, कोई अदालत को किसी भी तरीके से गुमराह नहीं किया गया है। अब 20 साल की सज़ा उसको हो जाती है और वो जेल चली जाती है यहाँ पर। लेकिन रेमन सेसा फिर परेशान होते हैं और वो पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि 20 साल बाद जब ये बाहर आएगी तो हो सकता है उसके बाद ये बाहर आकर मुझे मार दे। वहाँ पर उसको पुलिस ऑफिसर ये समझाते हैं कि जेल एक इतनी बुरी चीज़ है कि जब आदमी वहाँ पर रहता है तो एक एक दिन, एक एक मिनट उसका बहुत मुश्किल से कटता है, और ये उसकी एक बहुत बड़ी सज़ा है। जब वो 20 साल के बाद आएगी तो उसका दिमाग एक तरीके से बिल्कुल ठिकाने आ चुका होगा, और उसको इस बात का भी बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि अगर उसके जेल के छूटने के बाद तुम्हारे ऊपर कुछ भी हमला होता है या तुम्हारी मृत्यु होती है तो सबसे पहला शक अगर किसी के ऊपर जाएगा तो वो मारिया के ऊपर ही जाएगा, और मारिया फिर से जेल के अंदर जाएगी। अब जिस जेल के अंदर से 20 साल में निकलेगी तो कोई भी नहीं चाहेगा कि 20 साल बाद फिर उसी काल कोठरी के अंदर पहुंचा जाए। तो इसके लिए तुम बेफिक्र रहो, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद रेमन सोसा के ऊपर जो उसने पहले से ही ऐसे इल्ज़ाम लगाए थे कि ये मारता है, पीटता है, शराब पीता है, क्योंकि उसने पहले ही एक तरीके से एक पैटर्न बनाया था कि कल को इससे डिवोर्स लेनी है तो पुलिस के अंदर ऐसी शिकायतें होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें फिर गलत साबित होती हैं और रेमन सोसा को बड़ा सुकून मिलता है इसके लिए, और फिर वो अपनी ज़िंदगी ऐसे लोगों के ऊपर लगाते हैं जिनके ऊपर झूठे मुकदमे थे, जो महिलाओं ने, उनकी पत्नियों ने कर रखे थे। इसके लिए वो पूरी समाज सेवा करते हैं। और अभी भी, क्योंकि 2007 में ये मिले थे, 2010 में शादी हुई, 2015 में ये सारी चीज़ें हुई। करीब 4-5 साल ये केस चला, और 5 साल 3-4 साल ये केस चला, और उसके बाद 20 साल की उसको सज़ा हुई। तो मारिया अभी भी जेल के अंदर ही है, अपनी सज़ा काट रही है। तो ये थी बड़ी अजीब कहानी। उम्मीद आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि जो भी कहानी मैं सुनाता हूँ इसके अंदर करीब 10-12 कहानी पहले स्टडी करता हूँ, पढ़ता हूँ, और जो कहानी मुझे पसंद आती है, जो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, वही मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। तो उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी, और इस कहानी पर आपकी क्या राय है वो कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम फिर किसी सच्ची घटना के साथ।
तब तक अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।